साथियों, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से नीच और अपमानित रखा गया हो, इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों का उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से शोषण किया गया हो। आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 बहुजन नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया और अंबेडकरवादी आंदोलन को एक नई पहचान दी है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। नंबर 1 पर आते हैं मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म पंजाब के रोपण जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम विशन कौर और पिता का नाम हरि सिंह था। मान्यवर कांशीराम जी को ग्रेजुएट होने के 2 साल बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिली। वे पुणे स्थित डीआरडीओ में लैबोरेटरी असिस्टेंट बने। कांशीराम की जीवनी लिखने वाले बद्रीनारायण ने बहुजनों के नायक में बताया कि नौकरी के दौरान उनके ऑफिस में ज्योतिबा फूले के नाम पर होने वाली छुट्टी रद्द कर दी गई। कांशीराम ने दलित कर्मचारियों को एकजुट किया और मैनेजमेंट के फैसले का विरोध किया। विरोध के कारण छुट्टी फिर से बहाल हो गई। इस घटना ने उन्हें दलितों को एकजुट करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी। वह इस किताब से इतने प्रभावित हुए कि वह दलित कार्यकर्ता बन गए। आंबेडकर की विचारधारा से अलग अलग धर्म अपनाने की जगह वह समाज में दलितों की जातीय पहचान की वकालत करते रहे। कांशीराम ने पढ़े लिखे दलित कर्मचारियों को संगठित करने के लिए ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेफ की स्थापना की। बाबा साहेब की जयंती पर बामसेफ की पहली रैली दिल्ली के वोट क्लब पर हुई। वोट क्लब में उमड़े दलित कार्यकर्ताओं के जनसैलाब ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया था। पहले इस संगठन की गतिविधि पुणे और महाराष्ट्र में ही होती थी। इसके बाद बामसेफ पूरे देश में पॉपुलर हो गया। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 के जरिए कांशीराम ने चुनावी राजनीति में एंट्री ली। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, छोड़ बाकी सब हैं। DS4 के नारे के साथ उन्होंने OBC, दलित और मुस्लिम के बीच काम करना शुरू किया। उन्होंने DS4 को बहुजन समाज पार्टी का नया नाम दिया DS4, और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम का जन्म तो पंजाब के रूपनगर में हुआ था, मगर उनकी कर्मस्थली उत्तर प्रदेश ही रही। यूपी के इलाहाबाद से ही उन्होंने पहला उपचुनाव विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ा था। इस चुनाव में कांशीराम हार गए। 1991 में वह पूर्वी दिल्ली से भी लोकसभा का चुनाव लड़े। पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत भी उन्हें उत्तर प्रदेश में मिली। 1991 में BSP और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद कांशीराम इटावा से चुनाव मैदान में उतरे और जीते। 1996 में होशियारपुर से जीत हासिल कर दूसरा बार लोकसभा पहुंचे थे। 2001 में उन्होंने मायावती को सार्वजनिक तौर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपना वादा पूरा किया। 9 अक्टूबर 2006 में मान्यवर साहब का परिनिर्वाण हो गया। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म से किया गया। अपने आजीवन संघर्ष के कारण हुए बहुजनों के यादों में हमेशा के लिए अमर हो गए। नंबर 2 पर आते हैं बाबू जगजीवन राम। 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदवा में जन्मे बाबू जगजीवन राम एक दलित परिवार से थे। भेदभाव और सामाजिक बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने दृढ़ता से शिक्षा प्राप्त की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर जगजीवन राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की वकालत करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस उद्देश्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें व्यापक सम्मान और पहचान दिलाई। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जगजीवन राम सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों के अधिकारों के कट्टर समर्थक बने रहे।
उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को मिटाने और समाज के उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया, जिससे उन्हें बाबूजी उपनाम मिला। जगजीवन राम ने स्वतंत्र भारत में श्रम मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री सहित कई प्रमुख मंत्री पदों पर कार्य किया। भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल उनके नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय था। जगजीवन राम महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने वंचित समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने, समावेशी वृद्धि और विकास की नींव रखने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पहलों का समर्थन किया। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास के उनके सिद्धांत एक अधिक न्याय संगत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयासरत नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। नंबर 3 पर आती हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मायावती एक भारतीय राजनेता हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे कम उम्र और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। उनका जन्म एक हिंदू दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर डाकघर में एक कर्मचारी थे। मायावती ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के इंद्रपुरी जे कॉलोनी में लगभग 1 साल तक शिक्षक के रूप में टीचिंग की। जब पहली बार कांशीराम उनसे मिले थे, तब वह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही थी। कांशीराम ने उनसे कहा था, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा राजनेता बना सकता हूं कि आपके आदेश के अनुसार IAS ऑफिसरों की एक लंबी कतार लग जाएगी। मान्यवर कांशीराम ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो वह राज्य की सबसे कम उम्र और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मायावती अक्सर सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में दलितों को आरक्षण दिलाने के लिए आवाज उठाती रहती हैं। मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में पोलियो उन्मूलन में उनकी पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक स्वनिर्मित राजनीतिज महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए अविवाहित जीवन चुना ताकि कोई उन पर भाई भतीजावाद का आरोप न लगा सके। उनके समर्थक उनका जन्मदिन एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मायावती को न्यूज़वीक की शीर्ष महिला उपलब्धि हासिल करने वालों की सूची में शामिल किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपने झुकाव के बारे में खुलासा किया। फोर्ब्स मीडिया ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया। बहुजन समाज के लिए किया गया बहन मायावती जी का संघर्ष अतुल्य है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। चौथे नंबर पर आते हैं रामविलास पासवान। बिहार की राजनीति में चमत्कार घटित करने वाले भारतीय दलित राजनीति के शीर्ष नेता एवं पूर्व केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का जीवन राजनीति में नए मूल्य मानक गढ़ने का प्रेरक रहा है, जिन्होंने राजनीति में 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक सक्रिय रहकर विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री तक की जिम्मेवारी बखूबी निभाई थी। पासवान को एक ऐसा नेता माना जाता है जिन्हें हर धर्म और समुदाय के लोगों का प्यार व समर्थन हासिल हुआ और वे देश में विकास पुरुष के तौर पर जाने गए। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू के में पासवान की अहम भूमिका रही। उनके रेल मंत्रित्व काल में बिहार में कई परियोजनाएं शुरू हुई और जिस भी मंत्रालय में वे रहे, उनकी चिंताओं के केंद्र में हमेशा गरीब गुरबा और हाशिए पर रहने वाले लोग ही रहे। रामविलास पासवान का जीवन दलित सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक जीवंत दस्तावेज है। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की एवं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उनका राजनीति सफर शुरू हुआ। वे अकेले ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व थे जिन्हें अनेक प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला और वे 2 बार लोकसभा में सदन के नेता भी रहे। उन्होंने हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर एक अनूठा इतिहास बनाया।
वे वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले तथा हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे। उनका जीवन राजनीति में न केवल दलितों वंचितों के उन्नायक महानायक बल्कि उच्च चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों का प्रेरक था। सच है कि वे लोजपा के थे, किंतु इससे भी बद्धा सच यह है कि वे राष्ट्र के थे, राष्ट्रनायक थे। देश की राजनीति में वे दुर्लभ एवं संवेदनशील व्यक्तित्व थे। गरीबों वंचितों दलितों की आवाज बनने वाले इस विलक्षण राजनेता के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की अनेक विशेषताएं थीं। वे उदात्त संस्कार, लोक जीवन से इतनी निकटता, इतनी सादगी सरलता, इतना धर्म संस्कृति प्रेम और इतनी सच्चाई ने उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बना दिया था। वे अंतिम सांस तक देश की एवं दलितों वंचितों की सेवा करते रहे। वे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को जीवंतता देने एवं बिहार की जैन बौद्ध संस्कृति के लिए अपनी आवाज उठाने और उसके हक में लड़ने वाले विशिष्ट नेताओं में से एक थे। वे लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजनेता थे। नंबर 5 पर आते हैं रामदास अठावले। रामदास अठावले का जन्म 25 दिसंबर 1959 को अगलगांव, जिला सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। वह बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। उनके पिता का नाम बंडू बापू तथा माता का नाम होनसाबाई बंडू अठावले है। रामदास अठावले ने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई से कला स्नातक किया और फिर LLB की डिग्री प्राप्त की। उनकी पत्नी सीमा अठावले हैं। पुत्र का नाम जीत अठावले है। रामदास अठावले भौमिका नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। इसके अलावा साहित्य महामंडल के संस्थापक सदस्य हैं। बाबा साहेब अंबेडकर फाउंडेशन और बूढ़ा कलावंत अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बुद्ध धम्म परिषद के संस्थापक अध्यक्ष का भी पद संभाला है। रामदास अठावले एक मराठी फिल्म में शीर्षक की भूमिका में थे और एक अन्य मराठी फिल्म जोशी की कांबले में कुछ साधारण भूमिका में थे। इसके साथ ही एक नाटक प्याला जैसी मराठी नाटकों में भी भूमिकाएं निभाईं। दलित पैंथर मूवमेंट के विभाजन के बाद रामदास अठावले ने अरुण कांबले और गंगाधर गाड़े के साथ मिलकर दलित राजनीति का महाराष्ट्र में नेतृत्व किया। रामदास अठावले का ये कदम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में फूट का कारण बना। उसके बाद अठावले ने अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। वह महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्य रहे। इस दौरान अठावले ने महाराष्ट्र सरकार में सोशल वेलफेयर एंड ट्रांसपोर्ट विभाग में कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भीम।